तुम ज़्यादा हंसो मत, ज़्यादा बोलो मत, ज़्यादा खेल कूद में हिस्सा मत लो, ऐसा कहा जाता है, नॉर्मली लड़कियों को कहा जाता है। इंसान जन्म लेते ही दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया। इसकी शुरुआत धीरे धीरे होती है, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत एक कम उम्र से की जा होने वाला है। बच्चों को क्या कहा जाता है? बच्चों को फ्यूचर मेकर कहा जाता है, यानी कि जो देश की भविष्य को आगे ले। 99% मार्क्स लाने नहीं होता। एजुकेशन का मतलब होता है जब आप खुद को, जब आप अपनी अंतर आत्मा को एजुकेट करें। औरतें घर में रह रही हैं, पुरुष बाहर कमा रहे हैं, जब सब कुछ चल रहा है तो क्यों क्रांति लानी है कि तुम लड़की हो तो कहना हाँ मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ इसीलिए मैं इस दुनिया को बदलने की ताकत रखती हूँ। अब लड़के थोड़ा वो गुस्सा मत हो जाइएगा मुझसे। दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बच्चे, सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम एक जोरदार ताली तो कम से कम लगाइए। आसान नहीं होता है। अभी तक आपने बहुत सारे पॉलिटिशियन का भाषण सुना होगा, बराबर आते भी रहते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि ये न मैट्रिक टॉपर तो है ही नहीं, इंटर का एग्जाम चल रहा है तो टॉप कहाँ से करेंगे? ग्रेजुएट भी कर रहे, ये तो कमाल हो गया भाई। इंटर करने से पहले ग्रेजुएशन हो गया इनका 9th में। तालियां तो कम से कम। अगली जो कड़ी है मैं आपको ऐसी अजीम हस्ती के पास में लेके जा रहा हूँ और जिनसे आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे और मोटिवेशन ऐसा मिलेगा आपको तो जिंदगी में कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का जो है सोच आपको जो है आएगा। तो कभी किसी शायर ने कहा था कि हो के न मायूस यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। हो के न मायूस यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। और एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहिए। तो ये जिंदगी है। आप इनके एज पर आप मत जाइए, इनके टैलेंट पर जाइए। 14 साल 15 साल के बच्चे को तो सही ढंग से बैठने का तरीका नहीं पता होता है। अब जानवी जी के पास रहने से जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। सबसे पहले तो द मुरादपुर पब्लिक स्कूल के संस्थापक नाज उजैर जी एवं जितने भी सभी शिक्षकगण यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जानवी है, आप लोगों ने मेरे बारे में सुना होगा उस समय से। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही डिसिप्लिन बच्चे हैं आप लोग, जितने ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं बातों को। मैं पहले भी बहुत सारे स्कूल्स में जा चुकी हूँ, बच्चे नहीं सुनते इतनी ध्यान से किसी की बात को। तो मैं जाते टाइम सबसे पहले आप सबके साथ फ़ोटो क्लिक कराऊंगी कि इतने शांत, इतने डिसिप्लिन्ड बच्चों से मैं मिली। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि ऐसे जो कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं हमारे स्कूल्स में, जो कि स्पोर्ट्स पर होता है और भी कई सारे जो हमारे खेल कूद होते हैं उन पर होता है, ड्राइंग पे होता है, पेंटिंग पे होता है। तो जब मैं भी 6th में थी, 7th में थी, 8th में भी थी, मैं भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया करती थी इन सब में। और तब मैं आकर अवार्ड लेती थी और आज जब मैंने दिया बच्चों को सर्टिफिकेट तो लगा कि कुछ ना कुछ तो किया है अभी तक। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं मेनली किस बारे में काम कर रही हूँ। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा अभी मेरे पापा के मुँह से, जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी क्या होता है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे जेंडर इक्वलिटी। सबसे पहले मैं उनको बताऊंगी कि जेंडर इक्वलिटी का मतलब होता है हमारे समाज में आज भी, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप लोग सब महसूस करते होंगे कि लड़के और लड़कियों में कहीं ना कहीं अंतर किया जाता है। जितनी भी लड़कियां हैं ये ज़्यादा रिलेट कर पा रही होंगी इस बात से। आपको आपके घर में ज़रूर कहा जाता होगा कि तुम लड़की हो, तुम इस तरह से रहो, तुम ज़्यादा हंसो मत, ज़्यादा बोलो मत, ज़्यादा खेल कूद में हिस्सा मत लो, ऐसा कहा जाता है, नॉर्मली लड़कियों को कहा जाता है। तो जेंडर इक्वलिटी से हमें क्यों लड़ना है? जेंडर इनइक्वलिटी से, ताकि हमारे समाज में जो लड़के और लड़कियां दोनों हैं उनको एक समान अवसर मिल सके। हमारी जो आधी पॉपुलेशन है, हमारा जो आधा जनता है पूरी दुनिया की, वो मर्दों की है, आधी फीमेल्स की है। इसमें बीच में कुछ ट्रांसजेंडर लोग भी, जिनको हम लोग किन्नर के नाम से जानते हैं, वो लोग भी हैं। तो जब केवल मर्दों को इतनी सारी राइट्स दी गई, उनको शिक्षा दिया गया, उनको अवसर दिया गया लाइफ में आगे बढ़ने का, तो हमारी दुनिया आज चांद पर बसने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अब लोग चांद पर बसेंगे जाकर। तो अगर यही सेम अवसर, अगर यही सेम शिक्षा हमारी लड़कियों को दिया जाए, हमारी महिलाओं को दिया जाए, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी दुनिया कहाँ पहुँच जाएगी। तो लड़कियों का पार्टिसिपेशन खासकर स्पोर्ट्स में देखकर
काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स के ऊपर यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन से सैकड़ों मीटिंग्स की होंगी, जहाँ पर हमें सिर्फ बताया जाता है कि स्पोर्ट्स में लड़कियों का क्या योगदान होता है। हम सब कई ऐसी स्पोर्ट्स पर्सन को जानते होंगे, सानिया मिर्जा जी को जानते हैं, ये सानिया नेहवाल जी को जानते हैं, कई सारी ऐसी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको हम लोग जानते हैं। हमारी जो क्रिकेटर है मिताली राज जी, उनको हम लोग जानते हैं, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन जो है। तो ये इन सब की शुरुआत कहाँ से होती है? इन सब की शुरुआत यहीं से होती है, हमारे ज़मीनी स्तर से होती है इसकी शुरुआत। आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई भी इंसान जन्म लेते ही दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया। इसकी शुरुआत धीरे धीरे होती है, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत एक कम उम्र से की जाती है। तो जो भी बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं हमारे देश को आगे बढ़ाने में आपका योगदान सबसे ज़्यादा होने वाला है। बच्चों को क्या कहा जाता है? बच्चों को फ्यूचर मेकर कहा जाता है, यानी कि जो देश की भविष्य को आगे लेकर जाएंगे। आपने हमेशा सुना होगा कि सरकार बच्चों पर काफ़ी ध्यान देती है, बच्चों के खान पान पर ध्यान देती है, बच्चों के एजुकेशन पर ध्यान देती है, हेल्थ पर ध्यान देती है। क्यों? कभी सोचा आपने? इसीलिए देती है क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम दुनिया तक लेकर जाने वाले हैं, हमारे देश के नाम को रोशन करने वाले हैं। मैं सभी बच्चों से कहूँगी कि शिक्षित एकदम अच्छे से होइए। एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एजुकेशन का मतलब केवल अच्छे मार्क्स लाना नहीं होता, एजुकेशन का मतलब केवल टॉप करना नहीं होता, एजुकेशन का मतलब 99% मार्क्स लाना नहीं होता। एजुकेशन का मतलब होता है जब आप खुद को, जब आप अपनी अंतर आत्मा को एजुकेट करें, जब आप अपनी अंतर आत्मा को बताएं कि आपके लाइफ में क्या मॉडल्स होने चाहिए, क्या वैल्यूज़ आपके अंदर होनी चाहिए। हम सबको संस्कार नाम का वर्ड हम सबने सुना होगा, हम सबके माता पिता ने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं। एजुकेशन हमारी तब एप्लीकेबल होगी लाइफ में जब हम संस्कारी बनेंगे, जब हम उस संस्कार का पालन करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि एजुकेशन का मतलब होता है कि स्कूल में टॉप कर जाओ। मैंने कभी आज तक अपने स्कूल में टॉप नहीं किया, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ। पढ़ने लिखने में उतना खास कुछ इंटरेस्ट था नहीं। अभी भी मेरे 12th के बोर्ड्स चल रहे हैं, मेरा फिजिक्स का पेपर है 6 को। अभी घर पे मैं फिजिक्स पढ़ रही थी, यहाँ आकर मैं आप लोगों से जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात कर रही हूँ। तो पढ़ाई का क्या मतलब होता है? हमें पढ़ाई क्यों कराई जाती है? कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश की? पढ़ाई का मतलब केवल मैथ सॉल्व करना नहीं होता। पढ़ाई का मतलब होता है जब आप उस एजुकेशन को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। पढ़ाई आपकी कब सक्सेसफुल होगी? इमेजिन कर लेते हैं कि आपने बहुत पढ़ लिया, आपने 10th 12th ग्रेजुएशन MA BA PhD जो होता है आपने सब कर लिया, लेकिन आपकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, तो वो एजुकेशन आपके किसी काम की नहीं है। ज़िंदगी इंसान, मैं इतनी सारी बातें कर रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों से बात कर रही हूँ। इंसान को एक सफल इंसान कब माना जाता है? एक सफल इंसान तब माना जाता है जब आपकी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट्स ना हो, आपको ये ना लगे कि मैंने ज़िंदगी में ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। हालांकि हमारी उम्र काफ़ी कम है, मेरी भी उम्र काफ़ी कम है इन सब बारे में बात करने के लिए, पर मैं इसीलिए कह रही हूँ कि एक सफल इंसान की शुरुआत एक बहुत ही कम उम्र से ही होती है। मेरे माता पिता एक बात कहते हैं कि होनहार विरवान के होत चिकने पात, कि कम समय में ही, कम उम्र में ही बच्चे के लक्षण पता चल जाते हैं। तो मैं सारे बच्चों से कहूँगी, जिस तरह से आपने बढ़ चढ़ के इस स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लिया, वैसे आप लोग ब्लेस्ड हैं कि आप लोग नाज उज़ैर जी जैसे इंसान के गाइडेंस के अंदर रह रहे हैं। एक पेपर में आर्टिकल आया था बिहार के सप्तऋषि के बारे में, इनोवेशन के वो 7 सप्तऋषि जिन्होंने इनोवेशन की परिभाषा को बदल के रख दिया है। उसमें एक मेरे भाई का भी नाम था जो 56 कंपनी का CEO है, और मेरे एक और भाई का नाम था नाज उज़ैर जी का, जिन्होंने एक ऐसी इनोवेशन की है बिहार में रहकर, एक छोटे से जगह से आकर मक्के के पत्ते से प्लेट बना देना, कटोरी बना देना, ये बहुत बड़ी इनोवेशन की बात है। बट कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। इनकी वैल्यू को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इनके इनोवेशन को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इन्होंने जो मुझे वो कटोरी का जो सम्मान दिया था जब ये मेरे घर पर आए थे, आज भी वो मेरे घर के शोकेस में रखा हुआ है। और जो भी मीडिया कर्मी आते हैं पूछते हैं कि ये क्या है, तो मैं कहती हूँ कि एक भाई आए थे मेरे, उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया था, मेरे काम को ये सम्मान दिया था। तो सबसे पहले नाज उज़ैर जी के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए जोर से। तो अब मैं मुद्दे की बात पर आती हूँ, जेंडर इक्वलिटी की बात पर, कि जेंडर इक्वलिटी के बारे में हमें क्यों बात करना चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ किए हैं जहाँ पर लोगों ने मुझसे कहा है कि भाई दुनिया तो चल रही है इतने अच्छे से, औरतें घर में रह रही हैं, पुरुष बाहर कमा रहे हैं, जब सब कुछ चल रहा है तो क्यों क्रांति लानी है, क्यों लड़कियों को एजुकेट करना है। तो मेरा उस पर जवाब यही होता है कि प्रथा अगर गलत होती है तो उसको बदला जाता है। आप सब लोगों ने सती प्रथा के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा, जहाँ पर जो पुरुष होते थे उनकी डेड बॉडी के साथ ही उनकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। तो ये प्रथा गलत थी, तो इसको बदला गया कि नहीं?
उसी तरह से अगर जेंडर इनइक्वालिटी की प्रथा चली आ रही है कि तुम बेटी हो, तुम्हारा मकसद क्या होना चाहिए ज़िंदगी का कि शादी कर लो किसी अच्छे लड़के से, उसके घर को चलाओ। जब भी कोई आपसे आकर ऐसी बात कहे, जितनी भी मेरी बहनें सुन रही हैं इस बात को, जब भी कोई आकर आपसे कहे कि तुम लड़की हो तो कहना हाँ मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ इसीलिए मैं इस दुनिया को बदलने की ताकत रखती हूँ। अब लड़के थोड़ा वो गुस्सा मत हो जाइएगा मुझसे, मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग लड़कियों को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग लड़कियों को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी वो पीछे चल रही हैं। लड़कों को वो अधिकार दिए जा चुके हैं, वो शिक्षा दी जा चुकी है, लेकिन हमारी जो देश की बेटियां हैं वो अभी भी पीछे हैं। आप सब लोग, हालांकि बहुत बच्चों की उम्र काफ़ी कम है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते, दहेज की समस्या होती है। कभी आप लोगों ने सोचा कि दहेज बेटी वाले ही क्यों देते हैं, जिनके घर बेटी होती है दहेज वही क्यों देते हैं? ये बात कभी सोची आप लोगों ने? क्योंकि शुरू से ही समाज ने बेटी को इतना नीचा दिखाया, इतना गिरा हुआ दिखाया कि ये पैसे देने की प्रथा लड़कियों की तरफ से ही शुरू कर दी गई। तो जितनी भी लड़कियां यहाँ पर मेरे इस बात को सुन रही हैं, मेरा ये कहना सफल हो जाएगा जब आप ऐसे लड़के से शादी करेंगी जिनको आप दहेज नहीं देंगी। और ये कब होगा? जब आप अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी। ये कब होगा? जब आप कुछ बन पाएंगी अपनी ज़िंदगी में। खासकर क्यों फोकस किया जाता है लाइफ में अपने पैरों पर खड़े हो नहीं हो पाया? बच्चों की भी कितनी गलती होती है हमारे समाज में। सबसे बड़ी गलती कि आजकल के जो बच्चे हैं वो माता पिता का सम्मान करना भूल गए हैं। वो माता पिता को उतना सम्मान नहीं देते हैं जितना वो वास्तविकता में डिजर्व करते हैं। सबसे पहले माता पिता को सम्मान देना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आज आप स्कूल भी आ पा रहे हो ना, जितने ही बच्चे आज आप स्कूल आ पा रहे हो ना, क्योंकि आपके माँ बाप आपको भेज रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पर माँ बाप उनको नहीं पढ़ाते हैं। तो आज घर जाकर कुछ करिए ना करिए, अपने माँ बाप को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा कि उन्होंने आपको स्कूल भेजने के काबिल समझा। वो आपको स्कूल भेज रहे हैं ताकि आप पढ़ सकें, कुछ सीख सकें। मैं बस यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि अपने आप को पहचानिए, अपनी क्षमता को पहचानिए। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो विनर हुए हमारे इस कंपटीशन के। सबसे बड़ी बात है पार्टिसिपेशन। मैं सबसे अच्छा मानती हूँ जिन बच्चों को सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलता है कि एटलीस्ट उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया। जब मैं 6th में थी, 7th 8th में थी, तो मेरे स्कूल में जो भी कंपटीशन होता, चाहे मुझे आता हो नहीं आता हो, मैं पार्टिसिपेट ज़रूर करती थी उसमें। और शायद इसी कारण से ये कॉन्फिडेंस आ पाया कि मैं हज़ारों लोगों के सामने आज बोल पाती हूँ। मैं भी आप लोगों से यही कहूँगी, आपके स्कूल में अगर कोई भी कंपटीशन कराया जा रहा है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और ये आपको लाइफ में एक मोमेंट पर हेल्प ज़रूर करेगा। मैं एक एक्सपीरियंस बताऊँगी छोटा सा अपना। जब मैं मिस टीन इंडिया कॉन्टेस्ट के स्टेज पर खड़ी थी, बहुत बड़ा सा स्टेज, उतनी सारी लाइटिंग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ मेरे सामने, हज़ारों लोग, हज़ारों बच्चों के पेरेंट्स। वहाँ पर जाकर बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ थी, हमें 9 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी दिल्ली में रखकर इस कंपटीशन के लिए। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ थी जो काफ़ी ट्रेनिंग पीरियड में तो काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन स्टेज पर जाकर उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं गिर गया। वो बोल नहीं पाई, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस तक नहीं कर पाई। तो वहाँ पर मेरी हेल्प किस चीज़ ने की कि जब मैं स्कूल के स्टेज पर खड़े होकर बोला करती थी बिना डरे बिना घबराए, उस चीज़ ने मेरा हेल्प किया। तो लाइफ में आपकी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होगी। आप कुछ भी मेहनत कीजिए। आप अगर किसी एग्ज़ाम के लिए, मेरा एग्ज़ाम है, मैंने उतना पढ़ा भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, जाकर घर पे पढ़ना बाकी है। मेहनत कभी आपकी वेस्ट नहीं होगी, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और सक्सेस का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको सफल बनने के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं मिल जाएगा, रास्ता हमेशा बड़ा होगा। अगर आपको सफल बनना है तो मुसीबतें आएंगी, मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे। लेकिन जिस दिन आपने उस बात को ओवरकम कर दिया, जिस दिन आपने, आप चाहे कुछ भी करो, आप अगर आप ड्राइंग पेंटिंग में या इंटरेस्ट रखते हो, हम सबके हाथ में सबसे बड़ा वरदान क्या है आज के डेट पे? मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन से हम लोग कई सारी चीज़ें सीख लेते हैं। हम लोग दिन भर अपना टाइम यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं। जो बच्चे सोशल मीडिया पे होंगे वो फेसबुक चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे। लेकिन मोबाइल में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इतना गुणवान बना सकती हैं। जैसे कई ऐसे लड़के लड़कियां होंगे जिनको पेंटिंग का शौक होगा, ड्राइंग का शौक होगा, वो बच्चे यूट्यूब पर जाकर ड्राइंग सीख सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट सीख सकते हैं। तो हमारे जो आज की दुनिया आने वाली है ना, वहाँ पर केवल पढ़ के, केवल 90%, 95% मार्क्स लाकर हो सकता है कि आप एक पॉइंट के लिए आप सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन आज का जो हमारा दौड़ है, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बनना होगा। वहाँ पर आपको क्या बनना होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अब क्या होता है? पढ़ते सारे बच्चे हैं, स्कूल सारे बच्चे आते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि टीचर का ध्यान एक खास बच्चे पे ही क्यों जाता है? क्यों टीचर एक खास बच्चे पर ध्यान देते हैं? क्योंकि वो बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और हम सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। मैं तो यही तुम्हें कहती हूँ सबसे कि हम सबको भगवान ने खास बनाया है।
जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी आदरणीय शिक्षकगण मौजूद हैं, जो भी लोग हैं, हम सबको भगवान ने खास बनाया है। तो अपनी इस खासियत को हमें पहचानना होगा, अपनी इस अहमियत को पहचानना होगा। और सबसे पहली बात, ज़रूरी बात, समय बर्बाद करना बंद कर दीजिए। समय से कीमती कुछ भी नहीं है। जो भी आपको आज अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्कूल आने की, पढ़ने की, इसका फ़ायदा उठाइए। अच्छे से पढ़िए, मन से पढ़िए। और पढ़ाई के साथ साथ जिस फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, बच्चों को डांसर बनना है, सिंगर बनना है, गाना गाने का शौक़ है, जिस चीज़ का भी शौक़ है उसको पूरा कीजिए। अपनी लाइफ में कुछ मेहनत कीजिए, कुछ आगे करने का सोचिए और हमेशा बड़ा सोचिए। मेरा जो भाई है मेरे से 2-2.5 साल छोटा है उम्र में, लेकिन हमेशा मुझसे एक ही बात कहता है कि बड़ा सोचो ज़िंदगी में। हमेशा 90% मार्क्स का पढ़ के जाइएगा ना एग्जाम में, तब जाकर आपको 80% मार्क्स आएंगे। अगर आप पास होने का ही पढ़ के जाइएगा तो फेल करना निश्चित है आपका लाइफ में। तो हमेशा ज़िंदगी में बड़ा सोचना है, बड़ा करना है, क्योंकि छोटा तो छोटा भीम भी होता है। छोटा भीम सब लोग देखे होंगे। लाइफ में हमेशा बड़ा सोचना है, बड़ा करना है। ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगी, बस इतना कहूँगी कि मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। हाँ, तो ये बुक है मेरी, यही बुक मैंने लिखा था जब मैं 14-14.5 साल की थी, तब ये बुक मैंने लिखा था। इसका मैं आपको मतलब समझाती हूँ कि इस किताब को लिखने का और इसके टाइटल का मतलब क्या है। इसका नाम है शीरोज ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। इसका मीनिंग मैं बताती हूँ। लड़कों को इंग्लिश में ही से संबोधित करते हैं ना, ही से, और ही से क्या बनता है, हीरो बनता है। और लड़कियों को क्या कहा जाता है, हीरोइन कहा जाता है, हीरो की हीरोइन। लेकिन अगर लड़कियों को शी से शीरो कहा जाए, अगर लड़कियों का संबोधन इंग्लिश में शी से करते हैं, तो अगर शी से शीरो कहा जाए तो कितना उचित होगा, कितना पावरफुल लगेगा सुनने में। और इसके आगे का नाम क्या है, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारी आज की शीरोज हैं, ये जो हमारी पावरफुल लड़कियां हैं, ये उन सभी रूढ़िवादियों को, रूढ़िवादियों का मतलब होता है गलत धारणाओं को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। किताब के शीर्षक का मतलब काफ़ी डीप है कि ये जो हमारी शीरोज हैं, ये उन सभी रूढ़िवादियों को तोड़कर, धारणाओं को तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। किताब लिखने का आइडिया कहाँ से आया मेरे अंदर? मुझे ऐसा लग रहा था कि जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता के बारे में जो बातें मुझे पता हैं, अगर वही बातें अगर बाकी लोग को पता चल जाएं, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज एजुकेटेड हो सकेगा। हालांकि अभी सिर्फ इंग्लिश में मैंने इसको लिखा है, हिंदी इसका काफ़ी जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हिंदी में भी आए, ताकि आप सभी लोग इस किताब को लेकर एक बार ज़रूर पढ़िएगा। इस किताब को पढ़कर आपको ये सीख मिलेगी, ये समझ में आएगा कि हमारे समाज में जो आज भेदभाव है उसको मिटाएं कैसे, उसको दूर कैसे करें। और एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है एक लड़की की, जिसका नाम है गंगा। गंगा की क्या कहानी है? गंगा की ये कहानी है कि बहुत ही बिछड़े हुए परिवार से उसके पिताजी को शराब की बुरी लत थी। माँ चाहती थी कि बेटी पढ़ सके, लेकिन पिताजी के सपोर्ट ना होने के कारण वो पढ़ नहीं पाई अपनी लाइफ में। लेकिन इस किताब को पढ़कर उसकी स्टोरी में मैंने यही लिखा कि किस तरह से अपने मेहनत और अपने हौसले के दम पर वो लड़की इतना आगे जाती है अपनी ज़िंदगी में। तो इस किताब का जब हिंदी रूपांतरण आए तो ज़रूर पढ़िएगा इस किताब को लेकर। ये ऑनलाइन हर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, वहाँ से लेकर। और तो बहुत सारी बातें की मैंने आप लोगों से, लेकिन ये बातें करना कब सफल हो पाएगा, जब आप इनमें से एक भी बात को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। चाहे वो जेंडर इक्वलिटी से लड़ाई की बात हो, चाहे वो समय की अहमियत को पहचानने की बात हो, चाहे वो मेहनत की ताकत की पहचान हो कि जब आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत कीजिएगा ना, तो कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, नसीब से नहीं। और नसीब में कब आएगा, जब आप मेहनत कीजिएगा। लोग कहते हैं ना, किस्मत और मेहनत दोनों एक साथ चलता है। अगर आप मेहनत करोगे ना, तभी आपकी किस्मत भी आपका साथ देगी। लेकिन अगर जैसे मेरे एग्ज़ाम्स हैं, अगर मैं बैठ जाऊँ बिना पढ़े लिखे कि भाई भगवान पास करा देंगे, भगवान अच्छे मार्क्स दिला देंगे, तो क्या कभी ऐसा हो पाएगा? मैं मिस टीन इंडिया के स्टेज पर खड़ी थी, मैं यूनाइटेड नेशंस के मीटिंग्स में जब पार्टिसिपेट करती हूँ, मैं अगर ऐसा सोचूं कि मैं चुप रहती हूँ, यार भगवान है ना, भगवान करा देंगे, तो क्या कभी भगवान कराएंगे ऐसा? भगवान कहते हैं तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मैं सभी बच्चों से कहूँगी, अपनी ज़िंदगी में कर्म कीजिए, पढ़िए, लिखिए, शिक्षित होइए और अपने पैरों पर खड़े होइए। माँ बाप पर डिपेंडेंट कब तक रहिएगा? कब तक माता पिता की उंगली पकड़ कर चलिएगा? जिस दिन एक माता पिता के लिए सबसे बड़ी पहचान की बात क्या होती है, जब उनको कहा जाता है कि देखो ये उसके पापा जा रहे हैं, ये उसकी मम्मी जा रही है। तो जब मेरे पेरेंट्स को कहा जाता है कि ये जानवी की मम्मी है, ये जानवी के पापा हैं, तो इससे बड़ी गर्व की बात है पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं है। या अगर आप भी अपने पेरेंट्स को इस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं जहां पर लोग कहें कि जैसे किसी का नाम सिमरन है तो ये सिमरन के पापा जा रहे हैं,
तो उस दिन आपके पेरेंट्स की जो जिंदगी है ना वो सफल हो जाएगी। उसके बाद उनको कुछ नहीं चाहिए होगा लाइफ में। तो अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, उनको पहचानने की कोशिश कीजिए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए लिखिए और हमारे मुजफ्फरपुर के नाम को दुनिया में मुजफ्फरपुर का डंका बजाना है हमें। और कौन बजाएगा? हम बजाएंगे। हम जैसे बच्चे बजाएंगे, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा यार। हम लोग कितने ज्यादा जोश से भरे होते हैं। हर दिन एक नया अवसर होता है जिंदगी में कुछ करने का। हर सुबह हर एक इंसान को एक नई जिंदगी मिलती है कुछ नया करने के लिए। तो अपने दिन को बर्बाद मत कीजिए, हर दिन कुछ नया सीखिए, कुछ नया सोचिए, कुछ नया कीजिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।